गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना आपको? ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति का डिस्कस किया था, उसके पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की पुरातन व्यवस्था और उसकी विशेषताओं में ही फ्रांस की क्रांति के बीज थे, इस पर हमने आपको बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने उसकी पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस किया था। तो आज हम उसके सामाजिक और आर्थिक जो कारण हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सामाजिक जो कारण है वह फ्रांस की जो सामाजिक सिस्टम था, जो सोशल सिस्टम था, उस सिस्टम ने ही फ्रांस की क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार किया था। और इसको समझने के लिए फ्रांस की क्रांति की जो सामाजिक कंडीशन थी उसको जानना ज़रूरी है। आज हम उसी परिस्थिति के बारे में, कंडीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, समाज का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हिंदू सोसाइटी है। इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग वर्णाश्रम सिस्टम की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना? और ब्राह्मण जो क्लास है वह वो हाईएस्ट पोजीशन है उसकी सोसाइटी में। और जो क्षत्रिय है वह दूसरे स्थान पर है, और वैश्य वर्ग तीसरे स्थान पर है, और शूद्र वर्ग चौथे स्थान पर है। और सबके ऑक्यूपेशन और सबकी एक सोशल स्टेटस कह सकते हैं कि निर्धारित है। और वैदिक एज में ही हम लोग उसको देखते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मा का जो ब्राह्मणों का जो उदय हुआ वह ब्रह्मा के मुख से हुआ। द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्म। और द क्षत्रिय ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर्म्स, एंड वैश्या ओरिजिनेटेड फ्रॉम जो है आपका तो सेट्स, और शूद्रा फ्रॉम द फिट, यानी कि पैर से शूद्र का, कमर से आपका वैश्यों का, और भुजाओं से क्षत्रिय का, और मुख से ब्राह्मणों का। और इसी आधार पर उनका ऑक्यूपेशन भी निर्धारित कर दिया गया था कि ब्रह्मा के मुख से होने के कारण ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और उसे समाज में बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसी तरह से क्षत्रिय का कार्य केवल शासन करने का काम क्षत्रिय का है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है। द क्षत्रिय हैड ओनली जो है कह सकते हैं कि उसको रूल्ड बाय द क्षत्रिय हैड राइट टू रूल, है ना? तो इसलिए जो वैश्य वर्ग है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वैश्य वाज फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। तो और शूद्र का है कि हुज ड्यूटी वाज सर्व टू थ्री वर्नर्स, यानी कि ब्राह्मण का कार्य जो है स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, क्योंकि मुख से हुआ है। क्षत्रिय काम शासन करना है, और जो वैश्य वर्ग है उसका व्यापार, कृषि, पशुपालन है, और शुद्ध वर्ग का तीनों की सेवा करना है।
तो इससे हम एक समाज का वर्गीकरण जिसको कह सकते हैं कि किया गया है, इससे स्टेटस निर्धारित होता है। ठीक इसी तरह से हम फ्रांसीसी समाज का अगर हम अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि फ्रांस का जो समाज था उस समय, उसका जो स्ट्रक्चर था वह थ्री स्टेट कहा जाता था ना। थ्री स्टेट जिसमें जो सबसे उच्च हाईएस्ट जो पोजीशन थी समाज में वह पादरी की थी, जिसका जो चर्च से संबंधित था, जो ब्राह्मण का स्थान जो यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू सभ्यता समाज में है, वही स्थान वहाँ फ्रांसीसी समाज में पादरी का था, जिसका वर्कशिप भी आपका स्पिरिचुअल था। इसी तरह से जो दूसरा जो स्टेट था वो आपका सामंत जो था, जिसको एक प्रकार से हम उसको लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, है ना, जो जमींदार था। और तीसरा जो स्टेट था वह जनसाधारण वर्ग का था, जिसमें आपका व्यापारी, शिक्षक, वकील, इंजीनियर और उसमें भी निम्न जो कह सकते हैं मध्यम वर्ग, जिसमें आपका किसान, मजदूर, श्रमिक, है ना, इस जनसाधारण में आती थी। यानी कि ये जो तीन स्टेट था समाज में, इन तीन स्टेट का जो स्ट्रक्चर था वह बड़ा ही कह सकते हैं कि अव्यवस्थित था, असमान था, जिसमें इक्वालिटी नहीं थी। वहाँ पर भी सोशल जो कह सकते हैं कि एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जाता था, लेकिन कह सकते हैं कि शोषण जरूर किया जाता था। अब इसमें जो पादरी वर्ग था उसका काम था चर्च, है ना, का वो पुरोहित होता था। और उसमें भी दो क्लास थे, एक हायर पादरी होता था, एक लोअर पादरी होता था, एक उच्च पादरी, एक निम्न पादरी। जिसमें हायर जो पादरी होता था वह पुरोहित होता था और वह भोग विलासता युक्त जीवन जीता था। और जिसमें फ्रांस की कहा जाता था कि राज्य के अंदर एक प्रकार का राज्य है, यानी कि वह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब उसके अंदर समाहित होता था, और जो पादरी चाहता था वही होता था। उसके द्वारा एक प्रकार से अलग टैक्स भी लिया जाता था, जिसको हम लोग टाइथ के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, इनके पास स्पेशल प्रिविलेज थे, ये टैक्स पेड नहीं करते थे। और फ्रांस की पॉपुलेशन का बहुत मिनिमम परसेंटाइल इनका था, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास अधिकार बहुत थे और ये कोई काम नहीं करते थे। सारा काम जो है निम्न पादरी वर्ग करता था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त होते थे। जो निम्न पादरी वर्ग था वह चर्च से संबंधित सभी प्रकार के कार्य वही करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी और वह शोषण का शिकार था। इसलिए जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यह निम्न पादरी वर्ग ने भी जनसाधारण वर्ग, मध्यम वर्ग के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो ये जो पादरी क्लास है, जिनको टैक्स पेड नहीं करना होता था और जिनको तमाम प्रकार के स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे, जो सभी प्रकार के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, इन पर पादरी और ये जो फ्यूडल क्लास के लोग थे, सामंत वर्ग के लोग थे, इनकी नियुक्ति करी जाती थी। दूसरा क्लास जो था वह सामंत वर्ग का था, और फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसमें इनका भी परसेंटाइल बहुत कम था, लेकिन एक प्रकार से फ्रांस की कुल भूमि का 1/4 से भी ज़्यादा इनके पास लैंड थी। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो भी फ्रांस में लैंड बेची जाती थी या खरीदी जाती थी, उसका हिस्सा 1/20 जो है इनको प्राप्त होता था।
और ये जो होते थे सभी प्रकार के उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये टैक्स का भुगतान नहीं करते थे, बल्कि उल्टे ही किसानों से ये बेगार भी कराते थे, श्रम भी कराते थे। यानी कि बिना किसी रेम्युनरेशन के, पारिश्रमिक के ही लिया जाने वाला कार्य बेगार कहा जाता था। तो फ्रांस में ये दो वर्ग जो था, ये पादरी और ये जो सामंत वर्ग था, ये उच्च क्लास में आता था, जिनके पास तमाम स्पेशल प्रिविलेज थे, विशेषाधिकार थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पेड नहीं करता था। इनका पॉपुलेशन भी फ्रांसीसी समाज के कुल पॉपुलेशन का बहुत ही कम था। इसके बावजूद भी ये फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता था। जो फ्रांस का जो तीसरा जो वर्ग था, तीसरा जो स्टेट था, क्लास था, वह जन साधारण वर्ग का था, यानी आम जनता थी, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग भी थे, निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी समाहित थे, और कह सकते हैं कि बिल्कुल ही निम्न आर्थिक रूप से जो गरीब पिछड़े वर्ग थे वे उसमें समाहित थे, जिसमें मध्यम वर्ग कह सकते हैं कि जिसमें वकील है, शिक्षक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, यह वर्ग आता था, जबकि सबसे किसान है, व्यापारी है, इसमें शामिल होते थे। लेकिन जो समाज का सबसे निचला तबका, जिसको हम लोग हिंदू कल्चर में समझते हैं, वह स्थिति इनकी भी थी, जिसमें आपके मजदूर, किसान, श्रमिक आते थे। किसान, मजदूर और श्रमिक आते थे। इनकी स्थिति बहुत ही खराब होती थी। कारण इसका ये होता था, किसान जितनी खेती करता था, उससे से अधिक उसका वह भुगतान टैक्स के रूप में करता था, और उसके बावजूद भी उसका लगातार शोषण होता था, उसको उपहार देने पड़ते थे, और इनकी सेवा मुफ्त में करनी पड़ती थी, जो पादरी और ये जो सामंत वर्ग होते थे। जो श्रमिक वर्ग था, उसकी भी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी, क्योंकि जो श्रम करता था उसका पारिश्रमिक उसको नहीं प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से जो फ्रांसीसी जो समाज था, उसका जो स्ट्रक्चर था, वह असमानता पर आधारित था, भेदभाव था, और यह सामाजिक असमानता ही नहीं थी, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी यह काफ़ी असमान था, और कह सकते हैं कि आर्थिक संप्रभुता इन दो वर्गों के पास थी, जबकि सबसे गरीब जो वर्ग था वह यह जो श्रमिक, किसान, मजदूर वर्ग था, यह था, जिनकी स्थिति बेहद ही खराब थी। एक प्रकार से फ्रांस में यह कहा जाने लगा था कि सामंत जो है लड़ता है, पादरी पूजा करता है, और सामान्य जनता कर का भुगतान करती है। यही नहीं, जनता को जो शोषण था, और जो डिस्क्रिमिनेशन था, और जो आर्थिक रूप से जो स्थिति जो खराब थी, इसके पीछे फ्रांसीसी समाज की जो पुरातनवादी जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो चला आ रहा था, वह इसके लिए उत्तरदायी था। और इस प्रकार की जो सामाजिक असमानता वाली जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसमें जहाँ पर असंतोष है, जहाँ पर नाराज़गी है, जाहिर सी बात है कि लोग इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, आगे आना चाहते थे। और जब एक क्रांति की शुरुआत हुई, जो विस्फोट हुआ, तो इसका जो प्रसार था
वह पूरे सामाजिक क्षेत्र में फैल गया और समाज के जो पीड़ित जनसाधारण वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, उसने इसमें अपनी सहभागिता किया था। ठीक है, समझ में आया? जो सामाजिक जो फ्रांस की कंडीशन थी, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की सामाजिक जो सिस्टम था उसमें असंतोष के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था। और कहा ये जाता था कि क्रांति जो हुई थी वह मध्यम वर्ग के असंतोष का परिणाम थी, क्योंकि इनके पास आर्थिक समृद्धि तो थी, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे, क्योंकि मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न था, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन इनके पास कोई राइट नहीं था। न तो ये शासन करने का राइट था और न ही प्रशासन के उच्च पदों पर काम करने का राइट था। इसीलिए कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, वह मध्यम वर्ग ये आगे की स्टेप बताएंगे। ये हेजन कहते हैं कि जो क्रांति हुई थी वह निरंकुश एक तंत्र राजतंत्र के खिलाफ नहीं हुई थी, बल्कि जो मध्यम वर्ग का असंतोष था, जनसाधारण वर्ग का, उस असंतोष का ही परिणाम थी। और यही कारण था कि जब क्रांति हुई थी तो सबसे पहले क्रांतिकारियों ने पादरी और सामंत वर्ग के खिलाफ बगावत के सुर बदले थे। तो ये सामाजिक स्थिति ने हम देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। किसी को कुछ पूछना है, हम आगे बढ़ें? हाँ, बताओ। साम्राज्य मतलब मैं नहीं तुम्हारा समझा। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म। साम्राज्य इस साम्राज्य इसलिए कहा जाता है कि यहीं से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का जो फ्रांस की जो सत्ता प्राप्त की नेपोलियन बोनापार्ट ने, वह प्रथम काउंसिल के रूप में प्राप्त किया था। उसके बाद से वह अति महत्वाकांक्षी हो गया और उसने फ्रांस का ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश करी। और यही कारण था कि उसकी साम्राज्यवादी जो लिप्सा थी उसके पतन का कारण बनी। और जो वाटरलू का युद्ध हुआ उसमें उसके मित्र राष्ट्रों ने, जो उसके उपनिवेशिक जो उसके उपनिवेश थे, उन्होंने ही उसके खिलाफ युद्ध में पार्टिसिपेट किया और उसका अंत हो गया, है ना। तो इसलिए साम्राज्य कहा जाता है। हम्म। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं ना। और बताइए। तो हम लोग फ्रांस की राजनीतिक कारण डिस्कस कर लिए, फ्रांस के आर्थिक कारण सामाजिक कारण डिस्कस कर लिए। अब हम फ्रांस की आर्थिक कारण पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रांस की आर्थिक जो स्ट्रक्चर था,
देखिए, अर्थव्यवस्था का जो निर्धारण होता है वह मूल रूप से कृषि, उद्योग और व्यापार पर होता है। आपको भी पता है, कृषि, उद्योग और व्यापार, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, है ना। तो इसमें अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो जैसे अभी हमने बताया कि फ्रांस की जो उत्पादन क्षमता थी वह सामंती जो पृष्ठभूमि होने के कारण जो सामंत क्लास था वह किसानों का दोहरा शोषण करता था। डिवल जो उनका शोषण हो रहा था, जिसका ये परिणाम हुआ कि जैसे किसान से फसल हो या न हो, टैक्स की वसूली करनी है, अधिक से अधिक टैक्स की वसूली करनी है ना। और दूसरा चीज़ कि उनसे बेगार भी कराना है, यानी उपहार भी लेना है। बेगार मतलब मुफ्त में उनसे कार्य लेना है। यही नहीं, फ्रांस की अगर कोई ज़मीन बेची या खरीदी जा रही है तो उसका लाभ, उसका एक हिस्सा भी सामंतों को मिलता था। तो ये सिस्टम क्या था अर्थव्यवस्था में कि जो कृषि और जो किसान था वह किसान अधिक से अधिक उत्पादन क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसका एडवांटेज उसको मिलना नहीं है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो टैक्स उसको अधिक देना पड़ेगा। किसान को इतना अधिक टैक्स देना पड़ता था कि उसे अपना जीवन यापन करने के लिए जो कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में कि उसके पास धन बचता ही नहीं था, संपदा बचती ही नहीं थी कि वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। इसलिए किसान लगातार शोषण का शिकार होता चला गया। 1/5 जो था वह परसेंटाइल कह सकते हैं कि सामंतों के पास पूरे फ्रांस की जमीन का हिस्सा था। गुड आफ्टरनून। तो ऐसी स्थिति में जहां सामंत लगातार किसान का शोषण कर रहा है और फसल या कृषि कौन कर सकता है? वह किसान कर सकता है। जो भी नई टेक्नोलॉजी है या कृषि के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए वो सामंतों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वह राजा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये केवल व केवल वर्साय की राजमहल की इनकम बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। राज्य की आय के अनुसार खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि खर्च के अनुसार आय बढ़ाने के स्रोत की वृद्धि की जा रही है। यानी टैक्स का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इतना इनकम है, 100 करोड़ का इनकम है तो हमें 90 करोड़ खर्च करना चाहिए, ये सिस्टम नहीं था। बल्कि हमारा अगर खर्च 200 करोड़ है तो हमें इनकम बढ़ा करके विभिन्न प्रकार के स्रोत, टैक्स, आय कैसे बढ़ेगी? टैक्स का दायरा बढ़ाओ, अधिक से अधिक टैक्स वसूली करो। और टैक्स पे ही कौन है? जनसाधारण वर्ग है। टैक्स फ्री कौन है? उच्च वर्ग है, सामंत और पादरी वर्ग है। तो पूरा शोषण का जो मार थी आर्थिक दृष्टि से, वह किस पे पड़ रही थी? वह किसान के ऊपर पड़ रही थी, मजदूर के ऊपर पड़ रही थी, श्रमिक के ऊपर पड़ रही थी। टाइथ जो चर्च टैक्स वसूल कर ही रहा है, इसके अलावा गैबेल्ले एक टैक्स जो नमक कर था, वह इतना खतरनाक था कि 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को, जो जनसाधारण वर्ग में आता है, उसको 7 पाउंड एनुअल उसको टैक्स पे करना होता था। अगर वह नहीं कर पाता था तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो इस प्रकार का जो टैक्स था वह न्याय संगत नहीं था। बेगार की बात हमने आपको अलग ही बताई। यही नहीं, सामंत की अपनी मिल होती थी जिस पर आटा से लेकर के दैनिक दिनचर्या की समस्त वस्तुओं को उसी मिल से लेना पड़ता था, बाध्यकारी था। तो किसान कैसे सरवाइव करता? मजदूर कैसे सरवाइव करता? जो इंडस्ट्री थी फ्रांस की वह बर्बाद हो गई क्योंकि राजाओं ने निर्यात बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। एक प्रकार ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसके कारण फ्रांस में उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है, फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ग्रोथ हो सकता है, और हो भी रहा था। लेकिन जब से बुर्बो वंश का शासन आया तब से इन्होंने ट्रेड को, व्यापार को, इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया।
चाहे वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हो, चाहे 7 इयर्स वार हो, उसमें इनका पार्टिसिपेशन हुआ, उसमें अर्थव्यवस्था इनकी चौपट हो गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपने अपने सैनिक भेज दिए, उनमें उन पर आर्थिक जो है जो सैनिक जो व्यय हुआ उस पर अतिरिक्त व्यय हुआ ही, लेकिन फ्रांस की अर्थव्यवस्था में को बढ़ाने के लिए और उसका ग्रोथ करने के लिए न तो उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और न ही ट्रेड यानी कि एक्सटर्नल जो ट्रेड होता, बाह्य या विदेशी व्यापार में वृद्धि होती, तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इन्होंने कभी भी उद्योग को या व्यापार को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। यही नहीं, जो हमने बताया था आपको कि जो प्रोविंसेस थे वे डिवाइडेड थे कई जागीर्स में, है ना, जिसके कारण जो जागीर्स थे और ये सभी प्रोविंसेस जो थे वे क्या थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, है ना। प्रोविंसेस जो थे अगेंस्ट ईच अदर, वे आर अगेंस्ट ईच अदर, है ना। तो इसमें ये चीजें हमें दिखाई पड़ती है कि जो टैक्स था, यही नहीं, ये कहा जाता था कि टैक्स में भी कोई समानता नहीं थी। 3 किलोमीटर की दूरी पर ही टैक्स में डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। कहीं पर अगर हम कुछ पाउंड ले रहे हैं तो दूसरी जगह उसका रेशियो दूसरा है। तो इस प्रकार करों की जो असमानता थी और जो समाज का जो टैक्स जो न पे करने वाला जो वर्ग था, उसके जो स्पेशल जो प्रिविलेज थे, ऐसी स्थिति में जहां पर सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी हमें देख रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से यह एक वर्ग, हेजन साहब का या अन्य हिस्टोरियंस का सीधे सीधे कहना है कि जो है आर्थिक दृष्टि से भी फ्रांसीसी समाज में असमानता थी। एक समाज का उच्च और विशेषाधिकार तबका वर्ग था और दूसरा विशेषाधिकारहीन स्पेशल प्रिविलेज लेस क्लास था, जो क्या करता था, जो टैक्स पेड करता था, और ऊपर वाला जो वर्ग है वो टैक्स पेड नहीं करता है। इनके बीच की टकराहट फ्रांसीसी समाज का एक बहुत बड़ा कारण बनी थी, है ना। और ये जो कंडीशंस थी न तो फ्रांसीसी समाज के लिए अच्छी थी, न तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी थी, क्योंकि जहां पर भी सामाजिक असमानता होगी, आर्थिक असमानता होगी, वहां पर संघर्ष का होना लाजमी था। और यह फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उसमें इसी प्रकार का सिस्टम था जिसने फ्रांसीसी समाज के लिए, फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार किया। कहा यह जाता है कि जो है जब क्रांति हुई तो उसके पीछे फ्रांस की सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता तो उत्तरदायी थी ही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक यह भी कही जाती है कि मध्यम वर्ग जो था उसके पास आर्थिक अधिकार तो थे, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार नहीं थे, है ना। इसके कारण मध्यम वर्ग का जो अहम भाव था वह भी एक क्रांति का कारण बना कि हमारे पास आर्थिक अधिकार तो हैं, लेकिन हमारे पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। ये उनका एक बहुत बड़ा डिमांड थी, और अगर यह मांग मान ली गई होती तो शायद क्रांति न होती। जैसा कि हिस्टोरियंस ने कहा भी है कि मध्यम वर्ग का अगर यह इस मांग को स्वीकार कर लिया गया होता तो शायद क्रांति नहीं होती। लेकिन मध्यम वर्ग लगातार इसकी डिमांड कर रहा था कि उनको प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक ऐसा समाज फ्रांस का
एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका ग्रोथ रेट घट गया है, जहां पर एक उच्च वर्ग है जो शोषण कर रहा है और जहां पर एक फ्रांस का जनसाधारण वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो शोषण का शिकार है। इनके बीच जो टकराहट है वह फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी सिद्ध हो रहा है। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? तो इसके बाद हम लोग कल जो इंटेलेक्चुअल क्लास था जो या फिलोसफर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन और इस क्रांति का क्या महत्व था इतिहास में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मैटर भी हम अपलोड कर देंगे आपको गूगल क्लासरूम पर, आप देख लीजिएगा। इसमें पूरा यूनिट फर्स्ट का जो नोट्स है हम अपलोड करेंगे, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट भी शामिल है। तो इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और कुछ पूछना होगा तो आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है। हिंदी मीडियम के लोगों के लिए ये नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, आप इसको देख लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम में जैन माथुर की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। इस जैन जो नोट्स हमने दिया है यह नोट्स आपका जैन माथुर का ही है, शार्ट करके हमने बनाया है, तो आपके लिए आसानी होगी। आप उसको अगर आप देखोगी तो इसको इजीली आप ट्रांसलेट कर सकती हो या उसको मैटर को आप वहाँ पर सॉर्ट कर सकती हो। ठीक हो? किसी कुछ पूछना है? ऑल राइट।